तो चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ऑफ रिसर्च। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, वेरियस अप्रोच टू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ओवरव्यू ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल, ओवरव्यू ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बिहेवियर फाइनेंस मीन साइकोलॉजी ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। जैसे अपन क्या बोलते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, उसका क्या मतलब होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, अप फ्रंट कमिटमेंट ऑफ सम ऑफ मनी, मीन्स हमने जो पैसे दिए अर्न रिटर्न ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इसके लिए अपने को थॉरो एनालिसिस करना है अंडरलाइंग सिक्योरिटी, चाहे वो कमोडिटीज हो, सेफ्टी एंड रिस्क, इनकम एंड ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। ठीक है, इन्वेस्टिंग क्या है, इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग एंड स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एंड स्पेक्युलेशन तो अपन शॉर्ट टर्म में भी कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है कि आज अब अपन ने इन्वेस्टमेंट किया, 1-2 महीने शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के बाद एग्जिट कर ली। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉपर एनालिसिस के बाद अपन 4 से 5 साल भी उस ट्रेड पे, उस स्टॉक पे, उस सिक्योरिटीज पे बने रहते हैं, क्योंकि हमें तब भी ग्रोथ पोटेंशियल उस स्टॉक में दिखता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि बाइंग और सेलिंग करते हैं बहुत ज्यादा, हमारा टाइम फ्रेम शॉर्ट होता है। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है, ओवर अ पीरियड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ असेट कैन इंक्रीज। अब एक चीज है कि किसी भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब वो हायर कैश फ्लो जनरेट करता है विदाउट इंक्रीज इन रिस्क, इफ द रिस्क एसोसिएट विद असेट डिक्रीज विदाउट डिक्रीज इन कैश फ्लो। देखो, कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसमें रिस्क जो है उस सिक्योरिटीज में वो इंक्रीज नहीं हो रही है, और असेट्स एसोसिएट विद असेट्स का जो रिस्क है वो डिक्रीज हो रहे हैं, उल्टा डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो डिक्रीज नहीं हो रही है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बॉक्स बना देता हूं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड रिस्क टास्क होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हायर लेवल ऑफ रीगर इन टर्म ऑफ एनालिसिस, बहुत ज्यादा एनालिसिस लगती है, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो टेक्निकल हो, दोनों को यूज करते हैं आज के डेट में। ठीक है, फंडामेंटल वाले फंडा देखते हैं कि क्या चल रहा है, उसकी बैलेंस शीट, उसका एनुअल रिपोर्ट सब देख डालते हैं। एक होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग। ठीक है, एक्टिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सिक्योरिटी और सेट ऑफ सिक्योरिटीज दैट शुड बी परचेस और सोल्ड। या तो अपन उसे परचेस या सेल करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अपन बाय करें, सो सेल भी करते हैं, लेकिन सेल किसको करते हैं, अपन अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के स्टॉक को, सिक्योरिटीज को इवेल्युएट करते हैं। ऐसी सिक्योरिटी जिसका प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा हो गया है, अबव है, उसको अपन सेल करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और while buying security, investor look to identify security that are priced below their fair value। ठीक है, फेयर वैल्यू से बिलो है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। फेयर वैल्यू से प्राइस बिलो है, फेयर वैल्यू 100 है, मार्केट में प्राइस उसका 60 या 80 चल रहा है, तो वो फेयर वैल्यू से बिलो है, तो उसको अपन बाय करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर मोर एफर्ट एंड इन्वॉल्व ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। हो सकता है आज अपन ने आने वाले 2-4 महीने में इवेल्यूट किया और हमको लगा कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में ओवर वैल्यू दिख रहा है, तो अपन सेल कर दिए। तो बाय सेल बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं कंपेयर टू, लेकिन कंपेयर टू पैसिव स्ट्रेटजीज। ठीक है, और एक्टिव इन्वेस्टिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ब्रॉडर असेट क्लास है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे कोई भी एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ स्टॉक्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, उससे ज्यादा रेट रिटर्न जनरेट करने का। पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है
Passive investment involve investing in broader set of security that fairly represent the asset class. Investor need to invest. Passive investing strategy follow indexing strategies. पैसिव का क्या होता है? इंडेक्स। इंडेक्स में जितने स्टॉक्स हैं जो उनका वेटेज है उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसको बाय कर लिया, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैसिव इन्वेस्टर इज टू अर्न द रेट ऑफ रिटर्न दैट द सेलेक्टेड असेट क्लास प्रोवाइडेड। अपने को पैसिव इन्वेस्टिंग में ज्यादा मतलब नहीं है, जितना अपने को ब्रॉडर असेट क्लास प्रोवाइड कर रहा है उतना ही रिटर्न अपने को जनरेट करना है, ठीक है। यहां तक शायद क्लियर। अब रिसर्च एनालिस्ट का क्या रोल है? फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या है? रिसर्च करना और एनालिसिस करना। जो एनालिसिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उससे कंक्लूजन निकालना। रिसर्च इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। एनालिसिस माने का मतलब इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उससे कंक्लूजन। फिर रिसर्च मींस इंफॉर्मेशन से अपने को क्या चीजें समझ में आ रही है मार्केट में। तो कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उससे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है, ठीक है। लेकिन कंपनी ये है अप्रैल में, तो आज अगस्त के महीने में वो पुराना हो चुका है, ओल्ड। जितना टाइम बीतेगा वो पुराना होते जाएगा। सेवरल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इंडस्ट्री कंडीशन और ब्रॉडर इकोनॉमी में नॉट बी कवर इन डेप्थ इन कंपनी ओन फाइलिंग। मीन्स इंडस्ट्री कैसा कर रही है, ब्रॉडर इकोनॉमी कैसी चल रही है। जैसे कोई डिसीजन रात को आ जाता है अचानक से यूएस से, या इंडिया में कोई नया डिसीजन लिया जाता है, उससे कंपनी या उस इंडस्ट्री का क्या हाल होने वाला है, ये तो कंपनी की फाइलिंग में नहीं मिलती है। तो फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट है वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रिसर्च करने में। इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, EIC, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, ये तीन चीजों में ही ज्यादा रिसर्च करते हैं। इसके लिए वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, मार्केट रिसर्च फर्म से भी बात करते हैं, सेकेंडरी रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। हैपनिंग इन इकोनॉमी, इंडस्ट्री टू ट्रैक एक्शन टेकन बाय कॉम्पिटिटर, यानी कॉम्पिटिटर कैसा कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट में ऑल्सो हैव द कंडक्ट प्राइमरी रिसर्च, जिसमें अपन कंपनी की फैसिलिटी, कस्टमर से, सप्लायर से, एम्प्लॉय से और अदर्स मीन जो भी सुटेबल हो उनसे अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट का काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, लेकिन इनसाइडर इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। तो जब भी अपन कंपनी के किसी भी बड़े मैनेजमेंट या किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जाके, जिसको प्राइस के बारे में उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं अपन कि भैया आप सभी इंफॉर्मेशन बताओ हमको, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन मत बताना जो प्राइस सेंसिटिव हो या पब्लिकली अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या होती है? सच इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनालिस्ट में कम दैट आर नॉट नोन टू पब्लिक, जो पब्लिक में को अवेलेबल नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल इंफॉर्मेशन वुड बी फॉल अंडर इनसाइडर, तो सभी इंफॉर्मेशन इनसाइडर हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या होती है? मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट व्हेन पब्लिश वुड इमीडिएटली अफेक्ट द इन्वेस्टर डिसीजन टू बाय और के डिसीजन में कि वो बाय और सेल करें, ठीक है। लेकिन सीईओ जैसे बात कर रहे हैं मार्केट, ये एग्जांपल याद रखिएगा, सीईओ बात कर रहे हैं अनपब्लिश्ड एक्विजिशन प्रपोजल की, कि वो किसी कंपनी को अधिकृत करना चाहते हैं, तो वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो। लेकिन एक एम्प्लॉय बात कर रहा है कि वर्कलोड बढ़ गया है तो अपन नया डिपार्टमेंट परचेस करने की सोच रहे हैं, वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसको मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार।
एनालिस्ट क्या होते हैं, डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, विच इंडिविजुअली, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल काम के नहीं है, लेकिन जब उसको कलेक्ट करते हो आप पब्लिक और नॉन पब्लिक को, तो वो एक क्रिटिकल इंसाइट देता है। यानी कि हमारे पास अलग अलग सोर्स से अलग अलग न्यूज है, लेकिन जब उन न्यूज का इंडिविजुअली कोई काम नहीं है, लेकिन जब उसको कलेक्ट किया गया तो एक क्रिटिकल इंसाइट मिलता है, वो इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं मोज़ेक एनालिसिस। इसको भी मैंने बॉक्स बना दिया है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनालिस्ट को हमेशा ये याद रखना है कि वो मोज़ेक एनालिसिस है कि वो नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव एनालिसिस इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर होता है टेक्निकल, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, अपन एजम्पशंस लगाते हैं इंफॉर्मेशन कि जितनी इंफॉर्मेशन है वो परफॉर्मेंस, कंपनी की फंडामेंटल, इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट सेंटिमेंट, वो स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है, हमको उसके लिए बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली हमने चार्ट देखा, वहां पे सब इंफॉर्मेशन दिख रही है अपने को, ठीक है। इट इज फोकस ऑन फोरकास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ प्राइस, स्टडी ऑफ पैटर्न, पैटर्न को स्टडी करते हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम को। टेक्नीशियन, जिसको चार्टिस्ट भी बोलते हैं, वो मार्केट एक्टिविटी विल जनरेट इंडिकेटर, मार्केट की एक्टिविटी प्राइस ट्रेंड को जनरेट करती है, या तो अप डायरेक्शन है, या तो डाउन है, या साइडवेज है, डायरेक्शंस, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिस्ट के अनुसार एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इसको भी मैं बॉक्स कर रहा हूं, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, लोग गलत करते हैं इसको, रॉन्ग हो जाता है लोगों का आंसर। द हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्राइस, पास्ट को देख के अपन फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं टेक्निकल में। चार्ट देखते हैं ना, तो पास्ट का उनका जो प्राइस पैटर्न है, प्राइस डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये पता करते हैं कि अंडरलाइंग ट्रेंड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे ये चल रहा है मूवमेंट, ठीक है, ऐसा अप मूवमेंट चल रहा है, तो अप साइड मिलेगा। द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वो बताता है कि प्राइस मूवमेंट और कितना अच्छा हो सकता है और स्ट्रेंथ कितना है। और टाइम स्पेन, ओवर विच, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। सपोर्ट विच रिप्रेजेंट पॉइंट एट देयर इज लॉट ऑफ बाइंग और सेलिंग। सपोर्ट मींस जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग होती है, और सेलिंग जहां पे रेजिस्टेंस हो, सबसे ज्यादा सेलिंग हो, ठीक है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो और ज्यादा अपसाइड और डाउनसाइड देखने को मिलता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जो कवर करता है, प्राइस एंड वॉल्यूम को कवर करता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए देखिए, अभी फिर बॉक्स बना दे रहा हूं। सम ऑफ द चार्ट, लाइन, बार, कैंडल स्टिक चार्ट, ये तीन चार्ट ही यूज किया जाता है, लाइन, बार और कैंडल स्टिक, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पे जो दिया है इतने को ही मानना है अपने को, ठीक है। टू पैटर्न थ्रो ऑफ द चार्ट यूज आइडेंटिफाई ट्रेंड, रिवर्स आउट ऑफ ट्रेंड ट्रिगर, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है टेक्निकल में, ये मैंने बता दिया, ठीक है। टेक्निकल से ज्यादा जो मैंने बॉक्स बनाए हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, एक क्वेश्चन तो टेक्निकल से आता ही है, ठीक है। अब जो शुरू होने वाला है चैप्टर 5 से, वो है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस, ये तीन, EIC कई बार आता है, विच इज द नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, तो ये तीन तो है, चौथा जो रहता है वो नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस अपन करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, फोकस रहता है, तो वहां पे अपन ऑनरशिप ऑफ कंपनी कितना है लॉन्ग टर्म, वैल्यू कितना है ड्रिवन बाय रिटर्न जनरेटेड बाय कंपनी ऑन इट्स शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से कितना उन्होंने रिटर्न जनरेट किया,
शॉर्ट टर्म मूवमेंट इन प्राइस कॉज द प्राइस टू सिग्निफिकेंट ड्राइव द फेयर वैल्यू, ठीक है, उससे प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। इन्वेस्टर शुड फर्स्ट गॉस द फेयर प्राइस, पहले अपने को यही पता करना है कि उस इक्विटी का फेयर प्राइस क्या है और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कितना हो सकता है। अगर बिलो है, इफ प्राइस इज बिलो द फेयर, इट रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए फिर ये चीज रिपीट हुई है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और मार्केट प्राइस अबव है फेयर प्राइस से, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसे अपन बाय, उसको अपन सेल या अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट कम नॉट ओनली फ्रॉम आइडेंटिफाई स्टॉक ए गुड इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एट राइट प्राइस। अपने को गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो सेलेक्ट आइडेंटिफाई करना भी है, लेकिन राइट प्राइस पे करना है, ठीक है, ठीक है। दिस थॉट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ईएमएच, जो कहता है विच प्रोपोगेट द शेयर प्राइस इनकॉर्पोरेट एंड रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट करता है सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ईएमएच इसका फुल फॉर्म आता है कभी कभार, इफिशिएंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। फंडामेंटल पे अपन क्या क्या ध्यान देते हैं, इसको देखिए कि इंडस्ट्री कंपनी कैसी है, सिक्लिकल है, सेक्युलर है, मैक्रो इकोनॉमिक है, कॉम्पिटिटर इंटेंसिटी कैसी है इंडस्ट्री में, और कंपटीशन में आप कहां पे खरे उतर रहे हो, कंपनी पोजीशन विज़ कॉम्पिटिटर, ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, ये जैसे कोविड टाइम में जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग थी वही कंपनी स्टैंड की, ठीक है। कैपेबिलिटी कैसी है मैनेजमेंट की, ठीक है। वेदर दे कैन आइडेंटिफाई एग्जीक्यूट द राइट स्ट्रेटजी टू एक्सप्लॉइट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो थ्री मेन पिलर होते हैं इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, जिसको अपन सब्सिक्वेंट चैप्टर 5, 6, 7 में देखेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव अप्रोच रिसर्च जो होता है उसमें फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव स्टडी भी होता है, ठीक है। Some analyst approach equity analysis purely from quantitative approach using econometric analysis. Quantitative approach can use for technical and fundamental. Quantitative का यूज टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों में होता है। टेक्निकल एनालिस्ट में एनालिस्ट इंस्टेड ऑफ रीडिंग चार्ट फोकस ऑन अंडरलाइंग डेटा और रिलेशन बनाते हैं कि प्राइस का अप मूव और डाउन मूव कैसा बन रहा है, वॉल्यूम और अदर पैरामीटर्स भी डायरेक्शन गॉज करते हैं स्टॉक प्राइस का। केवल अपन स्टॉक के प्राइस को नहीं देखते हैं, उसके अलावा उसके वॉल्यूम को भी देखते हैं और भी बाकी इंडिकेटर्स को भी देखते हैं, ईपीएस देखते हैं, पी रेशो देखते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा चैप्टर है 5 नंबर का, ठीक है। फिर होता है क्वांटिटेटिव में फिनेंशियल और ऑपरेट, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, यस या, ठीक है। सिंपलेस्ट टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। इसे हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव चैप्टर 5 शुरू होते ही आप समझ जाइए कि हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया। आने वाला जो चैप्टर्स होगा वो एक एक चैप्टर 10 to 15% वेटेज रखता है, वहां से 10 to 15 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहेवियर अप्रोच का मतलब होता है साइकोलॉजी। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन केवल एनालिसिस के भरोसे पे नहीं होता है, हमारी ग्रीड एंड फियर के ऊपर भी होता है। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस फेयर वैल्यू के भी पता होने के बाद भी बिहेवियर के द्वारा, ठीक है। ऑप्टिमल चॉइस फिलॉसफी, अपन सबको साइड कर देते, फियर एंड ग्रिड, ये दो चीजों पे डिपेंड होता है बिहेवियर अप्रोच, ठीक है। सम ऑफ द वेल डॉक्यूमेंटेड चैप्टर 11 में देखेंगे अपन बहुत डिटेल में बिहेवियर अप्रोच।
तो चैप्टर 4 एक तरीके से आप समझिए ठीक है।